कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं है, रेडिएशन कैंसर का इलाज नहीं है। इम्यूनोथेरेपी कैंसर का इलाज होने की कोशिश कर रही थी, मगर इम्यूनोथेरेपी करके हम मानव शरीर की इम्यून सिस्टम को छेड़ते हैं और खराब ही कर देते हैं, वो भी कैंसर का इलाज नहीं। कुंभक ही कैंसर का प्राइमरी इलाज है, प्राइमरी इलाज कुंभक है। सेकेंडरी इलाज में बाकी सब बाहर से दवाइयाँ, चाहे वो केमिकल हो, नेचुरल हो, भोजन हो, सप्लीमेंट। लेकिन स्वामी जी एक चीज मैंने देखा है, प्राइमरी कोई नहीं कर रहा, सेकेंडरी पे पहले लोग जा रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी मालूम ही नहीं। मतलब आप घर बनाने के लिए नींव नहीं रखेंगे? नींव ही नहीं रख रहे। हाँ। इलाज तो कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है ना। एक समय आएगा जब डिजीज का जो मोमेंटम होता है उससे ज्यादा आपको उसको रिवर्स करने का मोमेंटम आ जाएगा और उस समय वो रिवर्स हो जाएगा। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो 15-15 दिन, 20-20 दिन कीमोथेरेपी के बाद में उठ नहीं पाते बिस्तर से, वो एक दिन में उठने लग जाते हैं कुंभक। जब सिर नीचे कर रहे हैं तो जमीन पे किसी पॉइंट पे देखें, किसी पॉइंट पे फोकस करें। आंखें बंद नहीं करना, आपको जमीन पे एक पॉइंट पे फोकस करके पूरे शरीर को टाइट करके रखना, जितनी देर रख सकते हैं। जब नहीं रोका जाए तो उसके बाद में सिर को थोड़ा सा उठा के आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ें। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर के साथ साथ मस्तिष्क पे भी बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। ऐसे में एक बीमारी है कैंसर। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया और उसको ये पता चल गया तो शरीर के साथ साथ उसका मस्तिष्क भी जिस तरीके से खराब हो जाता है। तो आज हम कैंसर पर बातचीत करने के लिए स्वामी राजविभू के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और कैंसर पर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कैंसर कैसे होता है, कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं और अगर किसी को कैंसर हो जाए तो कैसे वो रोकथाम करे। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी बीमारी पर हम बातचीत करने के लिए आपसे यहाँ पर बैठे हैं जो पूरे देश में काफी तेजी से फैल रही है। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कैंसर है क्या? देखिए, कैंसर एक एपिडेमिक जैसी बीमारी बनती जा रही है और शायद 10 साल पहले लोगों ने इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सुना होगा या फिर आसपास में इतने लोग नहीं होंगे, लेकिन आजकल आप देखें तो आपकी जानकारी में ही आसपास में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, कीमोथेरेपी चल रही है। तो कैंसर का मतलब क्या है? पहली बात तो ये जी, कैंसर का मतलब होता है आपके शरीर में जो ऊतक और कोशिकाएं बनती हैं जी, वो बनने का प्रोसेस जो है वो बिगड़ जाता है जी। यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। उसको सीधी सी एक लाइन में अगर कैंसर का डेफिनेशन देना है, बताना है, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के बनने का जो प्रक्रम है वो कंट्रोल में नहीं रहता जी। अच्छा, इसको कैसे, किस चीज के साथ में देखा जा सकता है कि अगर आपके शरीर में कोई चीज जो बनना चाहिए, नई कोशिकाएं या नए टिश्यूज बनने चाहिए, वो नहीं बन पा रहा, तो एक तरीके का ये कंफ्यूजन है। बन भी रहा है तो सही नहीं बन रहा, या फिर उसकी ग्रोथ कंट्रोल में नहीं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। तो ये कंफ्यूजन के टर्म्स में भी देखा जा सकता है। तो अगर किसी इंसान की लाइफ में डिसीजन मेकिंग बहुत ही खराब है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना क्या नहीं करना, या इवन रोजमर्रा की जिंदगी में भी कंफ्यूजन होता है, तो वो एक लक्षण हो सकता है। दूसरी चीज, जब भी कंफ्यूजन शरीर में होगा, किसी भी चीज का बहाव शरीर के अंदर वो प्रॉपर नहीं होगा। बहाव में रुकावट, यानी कि हमारे शरीर में हर चीज बहती है, फ्लो करता है। हाँ, पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, गैसेस एक अलग अलग तरीके की एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, न्यूट्रिशन हो गया है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो सब कुछ बह रहा है। उसके बहने के प्रोसेस में अगर रुकावट आती है तो वहां पे पेन आता है। दर्द का मतलब ही रुकावट होती है। तो कैंसर का एक लक्षण पूरे शरीर में पेन भी होता है। इसके अलावा टिश्यू का फैलना, और वो ट्यूमर की तरह दिख रहा है और वो फैले जा रहा, या फिर आपके ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बढ़े जा रहे हैं। ऐसे में एक और लक्षण देखा जाता है कि इंसान के अंदर रिस्क बहुत होता है, डर बहुत होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। इम्यूनिटी का अननेसेसरी बढ़ जाना, बहुत ही बढ़ जाना, ये भी कैंसर के लक्षणों में से एक लक्षण है। और इन टर्म्स ऑफ आपकी अपने अनुभव में इम्यूनिटी कब बढ़ेगी? जब आपका शरीर बहुत खतरे में आ जाएगा या रिस्क में आ जाएगा।
तो वो इंसान भी, उसकी मानसिकता भी ऐसी होगी जो कि बहुत जल्दी डर जाना, एंजाइटी में रहना, घबराहट जैसे कहते हैं, वो शरीर में रहना, वो एक लक्षण हो सकता है। और कई लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज पे आपके शरीर में कुछ बदलाव आएगा तो हर चीज पे असर आता है। जैसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके शरीर में क्या चीज, शुगर लेवल का ऊपर नीचे होना, है ना, वो भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजों के साथ में इसको जोड़ा जा सकता है, मगर प्राइमरी अगर देखें तो टिश्यूज का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना, ये सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। पूरे बॉडी में पेन होना, अनईजीनेस होना, रिस्क होना, एंजाइटी की सिचुएशन, कंफ्यूजन होना, ये सब लक्षण है कि ये इंसान कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ जा रहा है। अगर मान लो किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, मान लो कोई आदमी है जिसको कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो फिर उसका मस्तिष्क कहीं ना कहीं उससे पहले ही बता देता है कि आपको कैंसर हो गया, अब तो आपका जीवन खत्म ही है। तो क्या मतलब वो आदमी पहले ही उतना ज्यादा स्ट्रेस में हो जाता है कि कैसे कैंसर होने के बाद आदमी अपने मस्तिष्क पर और इन सब चीजों पे कंट्रोल करे? समझिए, पहली बात, कैंसर का कोई भी प्रामाणिक टेस्ट नहीं होता, अंदाजा किया जाता है। हाँ, जैसे पेट स्कैन किया जाता है। पेट स्कैन में आप ये देखते हैं कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कितना ज्यादा हो रहा है शरीर में। कहीं ज्यादा हो रहा है तो वो कैंसर, उसको करार दिया जाए, टैग किया जाता है उसको कैंसर। क्या ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कैंसर होता है? नहीं, लेकिन अंदाजा है कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ये कैंसर हो सकता है। पहली बात तो अगर आपके पास प्रामाणिक टेस्ट ही नहीं है, बायोप्सी भी करवाई जाती है तो बायोप्सी में आप किसी टिश्यू को छेड़ते हो, कहीं ट्यूमर है वहां से एक टिश्यू कट करके निकालते हो और उसको बाद आप उसके लक्षण देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक डेड टिश्यू में देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रामाणिकता तो वहां भी नहीं है, एश्योरेंस तो वहां भी नहीं हो सकता। यहां तक कि देखा जाता है कि अगर आप रेडियो एक्टिव ग्लूकोज शरीर में डाल रहे हैं पेट स्कैन में तो कैंसर नहीं भी हो तो कैंसर हो सकता है। या बायोप्सी करा रहे हैं किसी ट्यूमर का जो नॉन मैलिग्नेंट है, इसका मतलब ट्यूमर दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो बढ़ता हुआ ट्यूमर है, हाँ, तो वो कैंसरस ट्यूमर होगा, और जो बढ़ता हुआ नहीं है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होगा। तो नॉन कैंसरस ट्यूमर में बायोप्सी आप कराते हैं तो कैंसर होने के चांस हो जाते हैं, ऐसे स्टडीज आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास में कैंसर का कोई भी प्रामाणिक टेस्ट नहीं है। दूसरी बात ये, इसके बावजूद भी आप किसी को कैंसर का ठप्पा लगा रहे हैं कि आपको कैंसर हो गया, क्या आपको कैंसर हो गया। पहली बात तो ये। अच्छा, हर एक के जीवन में इमोशनल ऐसे पल आए होंगे जहां पे कि वो क्रैश हो गया होगा, एकदम से डल हो गया, किसी की अपने की को खोना अपने जीवन में। सडनली वो इंसान कुछ भी करने लायक नहीं बचता क्योंकि उसको शॉक लग गया दिमाग में, माइंड उसका ऐसे शॉक में आ गया, इमोशन ऐसा शॉक में आ गया। अब उसको ना तो भूख लग रही है, ना तो कुछ एहसास हो रहा है, ना तो कुछ खुशी हो रही है अंदर। वो तो वैसे ही बीमार पड़ गया, उसको कैंसर थोड़ा ही, उसने किसी अपने को खोया और देखिए उसका शरीर एकदम से ढल गया, एकदम से बीमार पड़ गया। अब जैसे ही आप ये बात उस इंसान को कहते हैं कि जी आपको तो कैंसर है, और कमाल की बात है उसका स्टेज भी आप बता देते हैं। कई लोगों को तो ऐसा होता है पहली बार टेस्ट हुआ और पहली बार ही पता चल रहा है कि चौथे स्टेज का कैंसर है। क्या आपको मालूम है स्टेज जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन लोगों के दिमाग में बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेज। देखिए उसके फैलाव से एक अंदाजा लगाते हैं। क्यों अंदाजा लगाते हैं? क्योंकि फैलाव को रोकना बड़ा मुश्किल है। कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है, ये बात सभी लोगों को अपने अंदर क्लियर कर लेना चाहिए। कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं है, रेडिएशन कैंसर का इलाज नहीं है, इम्यूनोथेरेपी कैंसर का इलाज होने की कोशिश कर रही थी, मगर इम्यूनोथेरेपी करके हम मानव शरीर की इम्यून सिस्टम को छेड़ते हैं और खराब ही कर देते हैं, वो भी कैंसर का इलाज नहीं है। इम्यूनोथेरेपी से कैंसर बढ़ेगा दुनिया में। तो कैंसर का जब इलाज ही नहीं है, आप केवल कैंसर सेल की सफाई कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कैंसर का? अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर को काट के निकाल लीजिए, सर्जरी कर, वही एक सबसे अच्छा तरीका। कीमोथेरेपी तो कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर सेल को मारने का दावा करते हैं, वो मारते हैं मगर नए कैंसर सेल बनना रोकते तो नहीं। एग्जैक्टली तो इलाज तो नहीं कर रहे, मतलब जो बन रहे हैं उनको मार रहे हैं, लेकिन बनने। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद हर जगह पे आपको
दिखाई देगा कि कुछ भी प्रामाणिक तरीके से नहीं हो रहा, मगर प्रामाणिक तरीके से स्टैंप जरूर लगाया जा रहा है कि भैया तुमको कैंसर और ठीक नहीं होगा, चौथे स्टेज का आ गया। वो तो ना मरता हुआ नहीं मर जाएगा इंसान। तो वही चीजें स्वामी जी की, मतलब जैसे कैंसर होता है तो आदमी पहले ही उसको पता चल जाता है कि अब तो लाइफ एंड है, खत्म है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जीते जीते वो मानसिक रूप से मृत ही होता है। हाँ, वो जितना कंफ्यूज होता है पहले, जब उसको कैंसर का टैग लग जाएगा उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ऑलमोस्ट वो अपने मृत्यु की तैयारी ही कर रहा होता है। और कमाल की बात है, ये भी बात समझिए, कैंसर का इलाज करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं। आज से 25-30 साल पहले जो रिलैप्स होता था, जो रेकरेंस होता था, वो 10-12 साल में होता था। आज के टाइम पे वो 4-5 साल में होता है। यानी कि आपने कीमोथेरेपी करा के डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि कैंसर खत्म हो गया, और उसके थोड़े समय बाद में आया और वो भयंकर रूप से आता है। स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 4 कैंसर बन के आता है और उसके बाद तो हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं। तो क्या हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का? और ट्रीटमेंट नहीं करने के बावजूद भी इतने एश्योरेंस के साथ में कैसे हम इसके बारे में सब चीजें लोगों को बता रहे हैं? तो पहले ये कि ठप्पा लगाना बंद करना चाहिए। दूसरी बात यह कि इसका इलाज खोजना शुरू करना पड़ेगा। तीसरी बात यह कि दवाइयों से इसका इलाज नहीं है, दवाइयों से तो कैंसर हुआ है। हाँ, और क्या, तो दवाई से इलाज तो नहीं हो सकता। चौथी बात ये, इसका इलाज आपका शरीर ही कर सकता है। यथा बलम तथा चिकित्सा, आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? आपके शरीर का जितना रिकवरी स्ट्रेंथ होगा उतना ही रिकवर कर पाएगा आपका शरीर। तो रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोई नियम अभी तो हमारे पास में नहीं। बाहर से दवाई खा के आप स्ट्रांग थोड़ी बन जाते हैं। बाहर से दवाई खा के आप सुपर ह्यूमन तो नहीं बन जाते ना। आपका बल नहीं, वृद्धि नहीं होती। तो एक्चुअली में तो इलाज शरीर के बल के जरिए ही होगा, और जो हम इलाज का तरीका ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में, एक गलत दिशा में है। तो बेसिकली स्वामी जी, अगर मान लो हम कैंसर को ठीक करना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले इलाज क्या हो सकता है और इसमें कुंभक कैसे फायदा कर सकता है, ये चीज हम जानना चाहेंगे। पहली बात, कैंसर को फिर मूल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, इसका मतलब कोशिकाओं की वृद्धि बिना ही किसी कंट्रोल के हो रही है। अगर कोशिकाओं की वृद्धि का कंट्रोल या उसकी रोकथाम की शक्ति आपके शरीर में नहीं है, तो उसकी रोकथाम की शक्ति आपके शरीर में बढ़ानी पड़ेगी, यही इलाज होगा। अगर कंट्रोल खो गया तो कंट्रोल वापस लाना ही इलाज होगा। एग्जैक्टली। तो कंट्रोल हम कैसे करते हैं अपने शरीर में किसी भी काम को? ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी के जो ऑब्जर्वेशन है या फिर हम देखते हैं या प्रयोग कर सकते हैं इसको लेके कि हम किसी भी चीज को कंट्रोल कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान ने आपका एक हाथ पकड़ के हिलाना शुरू किया और आप नहीं चाहते कि वो हिलाए या आप रोकना चाहते, तो रोकेंगे कैसे? बल लगा के। बल कैसे लगाएंगे? बल कैसे लगाएंगे मतलब मान लो अपने अंदर से आप बेसिकली अगर ये करें, किसी को बोलें करने के लिए, आप करें तो आप देखेंगे आप सांस रोक के अपने हाथ को टाइट कर लेंगे। हाँ, मान लीजिए आपको कोई खींच रहा है और ये एक्सपेरिमेंट सभी कर सकते हैं, है ना? ऐसे उंगलियों को फंसा के जरा खींचने की कोशिश कीजिए, है ना? और आप उसको अपनी तरफ में खींचे, तो आप कैसे खींचेंगे? आप सांस रोक के खींचेंगे। बिना सांस रोके तो आप जोर नहीं लगा सकते। आप पुश करना चाहते, धक्का देना चाहते हैं, कैसे धक्का देंगे किसी को? गहरी सांस लेकर रोक कर उसके बाद, आप रोक के उसके बाद पुश करेंगे। वेट उठाना है आपको, कैसे उठाएंगे वेट? एग्जैक्टली, सांस रोक के। तो आप कोई भी काम करते हैं जहां पे आपको अपने शरीर को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करना होता है या कंट्रोल करना होता है, वहां पे आप सांस रोकते हैं। इवन अगर हम बातचीत भी करते हैं तो सबसे पहले अपने सांस पर कंट्रोल करते हैं, फिर बात करते हैं। पीछे से सांस अलग अलग जगह पे रुकती है, तब जाके आप बोल सकते हैं। आप कोई काम करें, चलना चाहते हैं, सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? आप पीछे सांस रोक लेते हैं। तो ये सांस रोक के ही आप किसी अपने जीवन की सारी क्रियात्मक चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। डायनेमिक एस्पेक्ट जितना भी है आपके शरीर का, आप उसको सांस रोक के ही कंट्रोल करते हैं।
तो एक चीज जो आपको समझना पड़ेगा, अगर कंट्रोलिंग फैक्टर कमजोर हो गया तो इसका मतलब होता है आपकी सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई। सांस रोकने की क्षमता जो आपकी कमजोर हुई है वो अगर बढ़ाएंगे आप, तो आपके शरीर में वो कंट्रोल वापस आएगा। एक और तरीके से इसको बोल सकते हैं, टिश्यू ग्रोथ को रोकना, किसी चीज को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपके 4 दोस्त हैं, उन्होंने आपको, एक ने एक हाथ से पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरे हाथ को पकड़ लिया, तीसरे ने एक पांव, चौथे ने दूसरा पांव, ऐसा होता है ना, उठाते हैं कभी इंसान को, और वो अपनी तरफ में खींचने लग गए आपको, और आप वापस खींचना चाहते हैं, वापस इकट्ठा करना चाहते हैं अपने आप को। तो आप क्या करेंगे, आप 4 हाथ पांव, चारों लिम्ब सांस रोक के अपनी तरफ खींचेंगे की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेटिंग स्ट्रेंथ क्या है, सांस रोकना। बिल्कुल। तो अगर आपके टिश्यू अनकंट्रोल रूप से ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो सांस रोकने की पद्धति या प्रक्रिया कैसे करनी है वो तो हम सिखाते हैं, मगर वो ही की है, वही चाबी है इसकी कि उसको आप रोक सकते हैं। कुंभक ही कैंसर का प्राइमरी इलाज है। प्राइमरी इलाज कुंभक। सेकेंडरी इलाज में बाकी सब बाहर से दवाइयां, चाहे वो केमिकल हो, नेचुरल हो, भोजन हो, सप्लीमेंट। लेकिन स्वामी जी एक चीज मैंने देखा है, प्राइमरी कोई नहीं कर रहा, सेकेंडरी पे पहले लोग जा रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी मालूम ही नहीं। मतलब आप घर बनाने के लिए नींव नहीं रखेंगे, नींव ही नहीं रख रहे। हाँ। इलाज तो कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है ना। बाकी तो छोड़िए, डायबिटीज बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया है। हाँ। थायराइड, सुना था 20 साल पहले थायराइड क्या होता है, किसी को मालूम भी नहीं होगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर एपिडेमिक बन रहा है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, लंग इश्यू, आप बोलते जाओ। 80% टोटल प्रॉब्लम जो है, डिजीज, टोटल डिजीज का हिस्सा क्रॉनिक होता है आपके शरीर में से, और उसका कोई इलाज नहीं। 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, गोली खा के। तो पहली बात तो कमाल की बात है कि मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज क्यों होती है, कैंसर क्यों होता है, थायराइड क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, आर्थराइटिस क्यों होता है, रूमेटॉइड क्यों होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है। नाम लेते जाओ। 80% बीमारी का कारण नहीं मालूम है। अच्छा स्वामी जी, मान लो किसी को कैंसर है, हमारे दर्शकों में से अगर कोई देख रहा है, तमाम ऐसे क्वेश्चंस आए थे, और अगर वो फिर से मान लो घर बनाने से पहले नींव रखना चाहता है, तो वो क्या करे? मतलब पहली बात देखो, हमने इसीलिए डिटेल में समझाया, कुंभक करना प्राइमरी इलाज है। हमारे पास में बहुत एविडेंस है, सैकड़ों कैंसर के पेशेंट हैं, और कुंभक करने से सबको फायदा होता है। कैंसर की कमी आती है अनलेस एंड अनटिल। एक बात आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने शरीर को इस लेवल तक बर्बाद कर दिया कि अब उसके अंदर शक्ति बची ही नहीं जीने के लिए, तो वो फिर दुकान बंद करने लग जाता है। और हम ज्यादातर केसेस में ये काम बड़ी जल्दी करने लग गए। बिल्कुल। इससे पहले कि ये हालत आ जाए, आप कुंभक शरीर का बल वृद्धि शुरू कर दीजिए। ये शरीर की बल वृद्धि जैसे ही आप शुरू करते हैं कुंभक करके, तो आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। एक समय आएगा जब डिजीज का जो मोमेंटम होता है उससे ज्यादा आपको उसको रिवर्स करने का मोमेंटम आ जाएगा, और उस समय वो रिवर्स हो जाएगा। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो 15-15 दिन, 20-20 दिन कीमोथेरेपी के बाद में उठ नहीं पाते बिस्तर से, वो एक दिन में उठने लग जाते हैं कुंभक करके। एनर्जी लेवल बहुत होता है। पेट स्कैन में वो जो स्प्रेड था कैंसर का, वो कम हो जाता है। तो कुंभक प्राइमरी ट्रीटमेंट है कैंसर का। ये आज समझिए, आज से 10 साल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा। आपका शरीर ही आपको ठीक करता है, ईश्वर भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, आपको कौन ठीक करेगा? आपके शरीर का बल। और बल वृद्धि का नियम क्या है? कुंभक। ये प्राइमरी है। अगर आपको अपने जीवन को एक्सटेंड करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, कुंभक के अलावा, आपके ही शरीर के अलावा कोई ताकत नहीं कर सकती। तो स्वामी जी से मान लो कोई कुंभक करना चाहता है, तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, शुरुआत कुंभक, पहली बात मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि जो हम कुंभक करा रहे हैं वो आयुर्वेद का हिस्सा है, वो योगा का हिस्सा नहीं जी। 2 चीजें हैं संसार में, एक तो संसार में स्थापित होना और दूसरा संसार से विरक्त होना, मुक्त होना। मुक्त होने का नियम योग है। योग कलाचार संसार से मुक्त होने का नियम है,
और आयुर्वेद कलाचार जो है संसार में स्थापित होने का नियम। आपको हेल्थ चाहिए तो आपको आयुर्वेद करना पड़ेगा। आपको योग करना कब है? जब आप मुक्ति, मोक्ष, समाधि, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य ऐसे कुछ चीजें चाहते हैं। तो जो हम कुंभक करा रहे हैं वो संसार में स्थापित करने का नियम है, वो आयुर्वेद का हिस्सा है, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर और मटेरियल मैनेजमेंट, 3 हम बोलते हैं, वात, पित्त, कफ, इसको ठीक करने का नियम है कुंभक। कुंभक सबसे पावरफुल तरीका है जो वात, पित्त, कफ को ठीक करता है। बाहर से जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल करती है वो सपोर्ट कर सकती हैं, मगर बल वृद्धि ना होने के कारण, ना कर पाने के कारण वो बहुत पावरफुल इलाज नहीं है किसी भी बीमारी का। आयुर्वेद की दवाइयां पावरफुल या बहुत पक्का इलाज नहीं है किसी भी बीमारी का। आपके शरीर की बल वृद्धि ही पक्का इलाज है। तो पहली बात तो आयुर्वेद वाला नियम, योगा वाला कुंभक नहीं। कुंभक आपके शरीर का ही एक नियम है, उसको हम शरीर को स्थापित करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुक्ति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्थापित करने के लिए फॉर्मूले अलग होते हैं, मुक्ति के लिए फॉर्मूले अलग होते हैं। इसलिए योग कलाचार का कुंभक आपको मुक्त करेगा, स्थापित नहीं करेगा। तो कुंभक पे हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं। हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक रिसर्च किया जहां पे कुंभक और आपके शरीर की माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ, माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर का पावर हाउस होता है जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है और एटीपी रिलीज करता है, जिससे आपके शरीर में एनर्जी आती है। ये हमने 4 हफ्ते के अंदर देखा कि कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाता है। तो कैंसर के केस में भी आप देखेंगे तो वीकनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर के पेशेंट। ये वीकनेस और या इसी की वजह से डर, एंजाइटी, कंफ्यूजन ये सब भी रहता है। तो कुंभक करते ही उसकी एनर्जी लेवल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव होगा। कुंभक ही एक नियम है जिससे कि आप अपने जेनेटिक्स को सही कर सकते हैं। हमारे पास में इसका एविडेंस है, जहां पे हम एक फर्टिलिटी का प्रोग्राम करते हैं, जहां पे लोगों को क्रोमोसोमल डिफेक्ट बताया जाता है और हम कुंभक कराते हैं तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाता है। इसका मतलब अगर जेनेटिक्स भी ठीक करना है तो आपको कुंभक करना पड़ेगा। हम इसको लेके बहुत एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई कैंसर के लिए कुंभक करना चाहता है या किसी भी क्रॉनिक डिजीज के लिए करना चाहता है। सबके लिए हमारे पास में अलग अलग प्रोग्राम डिसाइडेड है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर आप कैंसर जैसे रोग से ग्रसित हैं और बहुत कुछ अपना लिया है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो एक बार सबसे पहले आप अपनी नींव को सही करें। स्वामी जी, पॉडकास्ट के आखिरी चरण में मेरा लास्ट सवाल आपसे, एक बार आप कुंभक का जो एक विधि है वो करके हम और आप साथ में करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो सके, और उसके साथ साथ वो बाकी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल रहेगा, वो आ सकते हैं। लेकिन एक आप कोई विधि ऐसी बता दीजिए जो इनके लिए वरदान साबित हो जाए। एक विधि जो मतलब ऐसा है कि एक विधि तो नहीं हो सकती। देखिए, आपके शरीर में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, हाँ, और सब ऑर्गन मिलके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज बताइए जिससे हार्ट मजबूत हो जाता है। नहीं, हार्ट मजबूत होगा या वीक होगा तो लिवर भी मजबूत होगा या वीक होगा, या फिर किडनी के साथ में भी असर होगा। तो ये शरीर बड़ा इंटीग्रेटेड मैनर में काम करता है। इसीलिए जब मॉड्यूल डिजाइन हम करते हैं तो ये इसमें ये ख्याल रखा जाता है। पहली बात तो हम डायग्नोसिस करते हैं, उस इंसान को दुनिया का अपना इकलौते तरीके का डायग्नोसिस करते हैं, बिल्कुल यूनिक है। इसे हम प्राण शक्ति डायग्नोसिस कहते हैं, प्राण शक्ति डायग्नोसिस, जिसमें उनके ब्रेथ का हम एक्सपेरिमेंट उनको करने के लिए बोलते हैं और उसकी कुंडली बनाते हैं। तो अच्छा। हम प्राण कुंडली बनाते हैं। उस कुंडली से हमें पता चल जाता है कि शरीर में कौन से बल का ह्रास हुआ है या बल बढ़ाने की जरूरत है, और उनको कस्टमाइजेशन किया जाता है। तो हमारा जो मॉड्यूल है वो कस्टमाइजेशन बेस्ड मॉड्यूल है। यानी हर व्यक्ति के अपनी उसके अंदर की कमी या बल की कमी को बढ़ाने के लिए हम उनको स्पेशलाइज कुंभक या फिर मॉड्यूल को पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से टेलर मेड किया जाता है। दूसरी बात ये कि